नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं जो है आपसे कहा था कि मैं संधि के सभी वीडियोज में आपको दूंगा और निश्चित रूप से संधि के सभी वीडियोज में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो है स्वर संधि पढ़ाया, 2 वीडियो में स्वर संधि समाप्त किया, उसके बाद 2 वीडियो में व्यंजन संधि समाप्त किया, 1 वीडियो आपको जो है संधि के टेस्ट के रूप में मैंने दिया। अब 2 वीडियो में आगे जो है हम विसर्ग संधि को समाप्त करेंगे और विसर्ग संधि को समाप्त करने के बाद एक ओवरऑल टेस्ट ऑफ पेपर आपको करवाया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा भैया आप लाइव डिस्कस करिए टेस्ट पेपर को, ऐसे ही मजा नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, लाइव डिस्कस करने के लिए हमारे पास संसाधन सीमित हैं, जिसकी वजह से हम जो है लाइव आपके सामने पेपर डिस्कस नहीं कर पाते हैं। मैंने प्रयास बहुत किया लेकिन वह प्रयास फलीभूत नहीं हुआ। हम जिस जगह पर वर्तमान के समय में रह करके वीडियोज बनाते हैं या अपलोड करते हैं, वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से जो मैं चाहता हूं वो चीजें मेरे से हो नहीं पाती है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लगातार इस क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से कि लाइव किस तरीके से आया जाए और किस तरीके से आपके सामने वीडियोज को और बेहतर तरीके से लाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हो और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा, सहयोग रहेगा तो हम आगे और भी बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग अगर हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, निशांत ज्ञान परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए। और एक चीज मैं आपसे कभी नहीं कहा हूं लेकिन एक बार कह रहा हूं इस बार कि एक बच्चे ने आज हमसे कहा कि भैया जो ऐड आता है उस ऐड का क्या मतलब है। मित्रों, जो आपसे तो मैं एक चवन्नी भी नहीं लेता हूं कि हमें कुछ चाहिए। जो निशांत ज्ञान परिवार चल रहा है यह मजबूत तभी होगा जब ऐड जो आते हैं उसे आप स्किप मत किया करिए। ठीक है, उसी ऐड की जो रेवेन्यू होती है वो मुझे मिलती रहती है, उसी ऐड के रेवेन्यू से निशांत ज्ञान रन कर रहा है। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूं, वैसे आप स्किप कर देते हैं वो आपके ऊपर है, आप पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर सहयोग कर पाते हैं इस माध्यम से कि ऐड को स्किप ना करें तो आप अपनी तरफ से करिएगा। वैसे अगर आपको कोई भी मानसिक दिक्कत होती है तो आप स्किप कर दिया करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विसर्ग संधि की। इससे पहले हम स्वर और व्यंजन संधि पढ़ा चुके हैं। बेहतर को और बेहतर करने का प्रयास हमारी तरफ से लगातार जारी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग संधि होती क्या है, इसकी परिभाषा लिखिएगा आप सभी लोग हमारे साथ। पढ़ने और पढ़ करके सीखने में मजा लीजिएगा। ठीक है, इसे आप बहुत माइंडली मत लीजिए। वीडियोज 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं पहली ही बार में आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट हमारी तरफ से किया जाए और पूरा प्रयास यही होता है। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखिएगा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग देखिएगा, विसर्ग क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विसर्ग क्या होता है। इस तरीके से दो बिंदी अगर ऊपर नीचे लगा दिया जाता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। अंक और अह आपने देखा है, अंक को जो है अनुस्वार बोला जाता है, अह को जो है विसर्ग बोला जाता है, इसे आप सभी लोग जानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं आप लिखिए रामः, तो आप किस तरीके से रामः लिखेंगे? रामः आप इसी तरीके से लिखेंगे। माँ के आगे जो है 2 नुक्ता उर्दू शब्द है, हम उर्दू भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो अलिफ बे पे ते टे से जिम से होता है। हमने मतलब कि मदरसा में भी कुछ दिन पहले पढ़ाई किया है, सीखने का प्रयास किया लेकिन अच्छी तरीके से सीख नहीं पाया। उसमें जो हमारे मौलवी साहब थे वो हमें बताते थे नुक्ता होता है। ठीक है, तो उर्दू शब्द है नुक्ता और इसे हम हिंदी में बिंदी बोल देते हैं। बिंदी हिंदी नहीं है, हो सकता है कुछ दूसरा बिंदी हो, लेकिन नुक्ता जो शब्द है वो उर्दू शब्द है। तो माँ के आगे जो है 2 नुक्ता ऊपर नीचे लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, चलिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन, ये जो मैं बीच में स्लैश वाला चिन्ह लगाता हूं इसका मतलब है अथवा। ठीक है, स्वर आए अथवा व्यंजन आए, स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि बोला जाता है। ठीक है, उसे विसर्ग संधि बोला जाता है या कहा जाता है, जो भी आप लिख लीजिएगा, जो भी आपको परफेक्ट लगे। ठीक है, इसकी परिभाषा यही है कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, उसके बाद जो परिवर्तन होगा विसर्ग में ही परिवर्तन होगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे हम किस संधि का नाम देंगे? विसर्ग संधि का नाम लेंगे। इसकी परिभाषा हो गया। अब जिस तरीके से आपने स्वर संधि में देखा, स्वर संधि में प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि, आपने उससे पढ़ा।
व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया, व्यंजन संधि में कुछ नियम बताए, उस नियम के माध्यम से आपने व्यंजन संधि को सीखा। उसी तरीके से विसर्ग संधि में भी नियम होते हैं। यहाँ पे कोई विसर्ग संधि का प्रकार नहीं होता है, ठीक है। आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि भैया विसर्ग संधि के नियम कितने हैं, नियम कितने, ये नहीं पूछा जाएगा। नियम पर आधारित आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए धीरे धीरे एक एक नियम की व्याख्या करते हैं। नियम की बात करते हैं मित्रों। सबसे पहला नियम मैंने आपके सामने लिखा है, नियम नंबर 1। इस नियम को आपको इसी तरीके से उतारना है और मैं बताने का प्रयास करता हूं। बहुत ही आसान होता है विसर्ग संधि। बस एक बार आप विसर्ग संधि के नियम को देख लीजिए। विसर्ग का स में परिवर्तन आप सभी लोग जानते हैं। इसे हम क्या, कौन सा सा बोलते हैं? इसे हम तालव्य सा बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपी टेट में कि कौन सा मतलब कि बड़ा सा हम इसे बोल देते हैं आम भाषा में। तो इस सा को कौन सा सा बोला जाता है? तालव्य सा। इसे हम जो है मूर्धन्य सा कहते हैं, इसे हम दंती सा बोलते हैं क्योंकि यह दंत से बोला जाता है, ठीक है। तो विसर्ग का सा में परिवर्तन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। यदि विसर्ग के बाद, ध्यान से यहां पे लिख लीजिएगा, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद इनमें से च अगर आ जाता है, विसर्ग के बाद अगर च आ जाता है तो विसर्ग का जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा वह जो है श में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वह श में परिवर्तित हो जाएगा अगर च आता है। अगर जो है ताथा आता है तो उसका परिवर्तन जो है, उसका परिवर्तन ताथा आता है तो उसका परिवर्तन जो है इस सा में हो जाएगा। अभी आप समझ जाएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अगर टाठा आता है तो इसका परिवर्तन जो है मूर्धन्य सा में हो जाता है, ठीक है। मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूं, उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूं, उदाहरण समझिएगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण है निधन ठुर। क्या है? निधन ठुर। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आप कहेंगे भैया देख तो रहे हैं, निह यह विसर्ग है कि नहीं है? यह विसर्ग है। देखिएगा, यह जो है विसर्ग है, ठीक है, यह विसर्ग है। और विसर्ग के बाद आप देख रहे हैं ठा आ रहा है। तो विसर्ग के बाद जब ठा आता है तो इसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? ये जो परिवर्तन होगा विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। विसर्ग हट जाएगा और उसका परिवर्तन जो है मूर्धन्य सा में हो जाएगा, अर्थात जो निधनठुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहें निधन तेज, क्या कहूं? निधन तेज। अगर मैं निधन तेज बोल देता हूं, आप देखते हैं कि विसर्ग के बाद ता आ रहा है। मैंने बताया कि जब विसर्ग के बाद ता या था आता है तो इसका परिवर्तन जो है दंती सा में हो जाता है। लेकिन ये आधे हैं। आधा मतलब अगर नीचे हलंत लगा दिया जाए किसी शब्द का तो माना जाता है वह आधा लिखा गया है, ठीक है, आधा लिखा गया है। तो निधन तेज ता आ रहा है जिसका परिवर्तन जो है दंती सा में हो जाएगा, लेकिन यह आधा लिखा जाएगा अर्थात निस्तेज हो जाएगा, ठीक है। निस्तेज, निस्तेज। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं एक उदाहरण और लेता हूं आपसे, दुधन चरित्र। क्या है? दुधन चरित्र। अब इसका देखिएगा, आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद च आ रहा है। तो अगर विसर्ग के बाद च आ जाता है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? तालव्य सा में हो जाता है। क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र हो जाएगा, ठीक है, दुष्चरित्र हो जाएगा, ठीक। मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण देता हूं, जैसे नमः धनते। क्या है? वीवीआई करके इसे आप नोट करिएगा, नमः धनते। अगर नमः धनते लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? विसर्ग के बाद ता आ रहा है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधा सा में होगा तो हो जाएगा नमस्ते, ठीक है। भारतीय जो अभिवादन है वो क्या है? नमस्कार है। भारतीय अभिवादन गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग नहीं है, नमस्कार है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आपसे लिखा गया है निधन चय। क्या लिखा गया है? निधन चय, ठीक है। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद च आ रहा है तो च का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाएगा तो हो जाएगा निश्चय, ठीक है। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। इस तरीके से पहले नियम को आपने देख लिया। इस तरीके के कई नियम मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको उदाहरण कम लग रहे हैं, उदाहरण मैं जो है टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको करवा दूंगा, ठीक है। आइए चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं मित्रों। दूसरे नियम में मैंने बताया कि ऐसे एक नियम ऐसा भी है जब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में कब कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे भी देखिए। जैसे आपने देखा कि कहीं कहीं पर लिखा रहता है दुस्साहस,
ठीक है, दुस्साहस कहीं कहीं पर लिखा होता है, तो आप देखते हैं कि वहां पे परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्यों परिवर्तन नहीं किया जाता उस नियम को भी आप देख लीजिए। कहीं कहीं पर विसर्ग को ठीक सेम उसी तरीके से रहने दिया जाता है, अगला शब्द ला करके उसमें चिपका दिया जाता है। ठीक, चलिएगा, अगर यहां पे लिखिएगा यदि विसर्ग के बाद, यहां पे लिख लीजिएगा यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद श स ये तीनों स आते हैं या पाफा आता है या काखा आता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूं। उदाहरण क्या है, जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूं, दुहधन शासन। क्या है? दुहधन शासन। अगर आपसे दुहधन शासन का संधि पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से आप इसे लिख लीजिएगा दुःशासन। ठीक है, इसमें जो है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे दोनों को आपस में इसे ही चिपका दिया जाएगा। आपके सामने एक उदाहरण मैं और लेता हूं, जैसे निधन संतान। क्या है? निधन संतान। निधन संतान, आप विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि स आ रहा है विसर्ग के बाद, क्या हो जाएगा? निसंतान। क्या हो जाएगा? निसंतान। ठीक है, कहीं कहीं पर आप इसे इस तरीके से भी लिखा देख सकते हैं, तो यह भी हो सकता है। कहीं कहीं पर आयोग ने यह भी सही माना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे अगर दोनों आ जाता है, दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा, लेकिन अगर यह भी आता है तो आप इसे भी सही मानिएगा, निसंतान। ठीक है, निसंतान यहां पे होगा इस तरीके से। ठीक है, निसंतान। आगे एक उदाहरण मैं और लेता हूं, रजह धन कड़ह। क्या है? रजह धन कड़ह। रजह धन कण। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद का आ रहा है, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी तरीके से लिख दिया जाएगा रजह कण। क्या लिख दिया जाएगा? रजह कण। ठीक है, दो एक उदाहरण और देखिएगा, जैसे प्रातः धन काल। ठीक है, प्रातः धन काल। आपने देखा, ये तो बहुत ही कॉमन शब्द है, प्रातः काल इसी तरीके से लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। प्रातः काल मिला करके भी इसी तरीके से लिखा जाता है और संधि विच्छेद भी इसी तरीके से प्रातः धन काल में हो जाता है। ठीक है, आपके सामने एक उदाहरण मैं और लेता हूं, पयः धन पान। पयः धन पान। ठीक है, पयः धन पान जब आप करेंगे तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पयः पानः। पयः पान। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद पाया आ जा रहा है, अर्थात विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी तरीके से लिख दिए जाएंगे। ठीक है, आपके सामने उदाहरण के माध्यम से मैंने स्पष्ट किया। अर्थात देखिएगा, कुछ लोग कहेंगे भैया नियम तो भूल जाता है। यार मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप नियम याद करिए, नियम आपको याद ही नहीं करना है, केवल एक बार आपको नियम को देख लेना है। एक बार आपको करता हूं, नियम नंबर 2 भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आइए चलिए नियम नंबर 3 चीज को और ध्यान रखना है। नियम नहीं है, इसे मैंने बाद में नियम बना दिया है, उसी नियम का एक पार्ट है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, यदि विसर्ग के पहले, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप लिखिएगा, नियम है, ये नियम ही समझ लीजिएगा। यदि विसर्ग के पहले, अभी तक आपने देखा कि विसर्ग के बाद हम बताते थे, यहां मैं बता रहा हूं यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आ जाता है, क्या आता है? ई या ऊ आ जाता है, तो विसर्ग का जो परिवर्तन होगा, विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन जो है मूर्धन्य स में हो जाता है। ठीक है, मूर्धन्य स, इसे हम जब छोटे थे तो पेटफारुआ सा बोलते थे, खटकोण वाला सा, जो भी बोलिएगा आप। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, निधन कपट। निधन कपट। निधन कपट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे विसर्ग तो आ रहा है, लेकिन विसर्ग के पहले जो है ई, छोटी ई की मात्रा भी आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं विसर्ग तो आ रहा है, लेकिन विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा भी आ रहा है, और इसके बाद जो है का भी आ रहा है। ठीक है, ई के बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद का आ रहा है, इसका जो परिवर्तन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? विसर्ग का परिवर्तन। विसर्ग का परिवर्तन जो है मूर्धन्य स में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। निष्कपट। अगर आपसे कहा जाए भैया निष्कपट का संधि विच्छेद कर दो, एक बार आपने देखा निष्कपट का संधि विच्छेद निधन कपट होता है। सर ने पढ़ाया था कि अगर ई ऊ के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद कुछ भी आ जाए तो उसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? मूर्धन्य स में हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और मैं देता हूं, दुहधन कर। क्या है? दुहधन कर। दुहधन कर। दुहधन कर क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले छोटा ऊ, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद का आ रहा है,
इसका से कोई मतलब नहीं है, का आए खा आए जो भी आ जाए कोई मतलब नहीं। इस विसर्ग से आपको लेना देना है। विसर्ग से पहले उ आ रहा है तो यह परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसका परिवर्तन जो है मूर्धन्य स में हो जाएगा। किसका परिवर्तन, इस विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाएगा, ये हो जाएगा दुष्कर। ठीक है, कुछ उदाहरण है जो मैं आपके सामने दे देता हूं। एक उदाहरण है दुहधन कर्म। क्या है, दुहधन कर्म। दुहधन कर्म ये क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दुष्कर्म। और उदाहरण देखिएगा, और उदाहरण आपके सामने है निधन कलंक। क्या है, निधन कलंक। निधन कलंक क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, उसी तरीके से चलेगा, निष्कलंक। ठीक है, निष्कलंक। उम्मीद करता हूं यह चीज आपने समझ लिया है। 3-4 उदाहरण के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। विसर्ग के पहले अगर ई या उ आ जाता है, विसर्ग के पहले यदि ई या उ आ जाता है और विसर्ग के ई या उ के बाद कुछ भी आ जाए तो विसर्ग का जो परिवर्तन होगा वह मूर्धन्य स में हो जाएगा। मूर्धन्य स का आधा हो जाता है, विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य स के आधे में हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह भी नियम आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए एक नियम और है जिस नियम की मैं बात कर रहा हूं, विसर्ग का परिवर्तन र में। विसर्ग का र में परिवर्तन कैसे होता है, कब होता है, समझिएगा। मैं आपके सामने बताने का प्रयास करता हूं। यदि विसर्ग से पहले, ध्यान से लिखिएगा, मैं लिखना ही रहा हूं, आपको बताने का एक कॉमन, जैसे मैं बताता हूं उसी तरीके से देखिएगा। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ या आ से, आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई स्वर हो। यदि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद, विसर्ग बीच में है, विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़ करके कोई स्वर आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, विसर्ग बीच में है, विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़ करके कोई स्वर आ जाए, ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, वर्ग तो आप लोग जानते हैं, क छ ट त प, ये 5 वर्ग मैंने बताया, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग, क छ ट त प, किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, ठीक है, स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, या व र ल ह, इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो इसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे के पूरे एक बार मैप को समझ लीजिए। विसर्ग से पहले आया आ को छोड़ करके कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए, या कोई भी स्वर आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, या व र ल ह में से कोई भी आ जाए, तो इस विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, र में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। उदाहरण है दुहधन उपयोग। क्या है, दुहधन उपयोग। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़ करके क्या आ रहा है, उ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं फिर उ आ रहा है। आप देख रहे हैं यह नियम पूरी तरीके से फिट हो रहा है। विसर्ग से पहले आया आ को छोड़ करके उ आ रहा है, विसर्ग बीच में आ रहा है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ रहा है, यह वाला मैटर फॉलो कर रहा है, कोई भी स्वर आ रहा है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, इस विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा। अब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, दुरुपयोग। कई उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं जिसे आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं दुहधन बल। क्या देता हूं, दुहधन बल। ठीक है, दुहधन बल। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले उ आ रहा है और विसर्ग के बाद जो ब आ रहा है यह प वर्ग का तीसरा वर्ण है, प फ ब, प वर्ग का तीसरा वर्ण है, अर्थात विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा। यह पूरा नियम फॉलो कर रहा है, तो हो जाएगा ये दुर्बल। क्या हो जाएगा, दुर्बल। ठीक है, एक उदाहरण और देखिएगा। मैं उदाहरण लेता हूं पुनः धन जन्म। क्या है, पुनः धन जन्म। ठीक है, पुनः धन जन्म। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, आया आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद जो है च वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, और भी उदाहरण मैं आपको देता हूं। निधन आशा। क्या है,
निधन आशा। आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले आया आ को छोड़ करके कोई स्वर आ रहा है, अर्थात ई आ रहा है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है और उसके बाद स्वर आ रहा है आ। विसर्ग के बाद आया आ आए, चाहे कोई भी स्वर आ जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन विसर्ग से पहले आया आ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं आया आ गया तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रा में हो जाएगा। ठीक है, तो रा जो है आधा होगा, तो इसे इस तरीके से आप लिखेंगे। ये ऑलरेडी बड़ा आ है, तो जब बड़ा आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप समझ पाए हैं। एक उदाहरण मैं और लेता हूं, निधन आहार। क्या है, निधन आहार, निधन आहार। ठीक है, निधन आहार। आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले आया आ को छोड़कर कोई स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, निराहार, निराहार। तो उम्मीद करता हूं इस नियम को आपने बेहतर तरीके से समझ पाया होगा और इस नियम को आप बेहतर तरीके से एक बार और समझ लीजिएगा। विसर्ग से पहले आया आ को छोड़कर के कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए या व रा ला हा में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन जो है र में हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस नियम को भी आपने बेहतर तरीके से समझ पाया होगा। मैं उदाहरण यहाँ पे, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं उदाहरण का पूरे स्लाइड लगा के उदाहरण में आपको दिखा दूं। ठीक है, उस उदाहरण को जो है टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण से परिचित कराया जाएगा और आपके पास बुक होगी, आप बुक से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। अगला नियम आपके सामने ये है, यदि नियम देखिएगा, पहले नियम देख लिए, आ और अह का परिवर्तन ओ में, आ और अह का परिवर्तन इन दोनों के स्थान पर ओ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है नियम को पहले समझिएगा, उसके बाद बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, यदि विसर्ग, बीच में विसर्ग आएगा, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले आ आए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा विसर्ग के पहले हमेशा छोटा आ आएगा, ह्रस्व आ आएगा, इसके अलावा कोई शब्द नहीं आएगा, ह्रस्व आ आएगा, विसर्ग से पहले आएगा। ठीक है, और विसर्ग के बाद, जो विसर्ग के बाद वाले वर्ण होंगे, विसर्ग के बाद या तो आ जाए, ठीक है, या तो आ जाए या तो कोई सघोष वर्ण आ जाए, या तो कोई सघोष वर्ण। अब कुछ लोग कहेंगे भैया सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। सघोष वर्ण देखिएगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है सघोष होता है। य, व, र, ल, ह, ये जो है सघोष होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है और उसके साथ साथ य, व, र, ल, ह, ये जो है सघोष होते हैं। ठीक है, विसर्ग से पहले आए और विसर्ग के बाद आ अथवा सघोष वर्ण आ जाए। सघोष वर्ण आपने देखा क्या होता है, तो ये जो विसर्ग होता है, विसर्ग, ये विसर्ग और इस विसर्ग अ और ये वाला जो विसर्ग है अह, ठीक है, ये वाला जो विसर्ग है अह, इन दोनों के स्थान पर जो है ओ हो जाता है। ठीक है, नियम आप इसी तरीके से कॉमन बना के लिखिएगा, नियम बड़ा लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसी तरीके से लिखिएगा, विसर्ग से पहले आए और विसर्ग के बाद अ या सघोष वर्ण में से कुछ भी आ जाए, अ और अह जो दोनों बनते हैं उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। जैसे लिखिएगा, देखिएगा उदाहरण के माध्यम से, तमह धन गुण। क्या है, तमह धन गुण। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ रहा है और फिर जो है विसर्ग आ रहा है। क्या रहा है, विसर्ग के पहले आ रहा है और विसर्ग आ रहा है और इसके बाद जो है आप ग देख रहे हैं, ग क्या है, किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण है और यह क्या है, सघोष वर्ण है। ठीक है, ग आ रहा है जो कि ग क्या है, सघोष वर्ण है। ठीक है, ग क्या है, सघोष वर्ण है। ठीक है, ग जो है सघोष वर्ण है। तो इसका जो परिवर्तन होगा, इस अ और ए दोनों मिला करके, अ और अह इन दोनों को मिला करके इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तमोगुण। क्या हो जाएगा, तमोगुण हो जाएगा। इस अ और इस अ इसके स्थान पर ओ की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा तमोगुण। ठीक है, जिसे एक उदाहरण और देखिएगा, मनः धन योग। क्या है, मनः धन योग। आप देख रहे हैं यहां पर देखिए आ रहा है, फिर उसके बाद अह आ रहा है, विसर्ग का मतलब अ, ठीक है, विसर्ग का मतलब अ, ठीक है, उसके बाद या आ रहा है, या जो है सघोष वर्ण में से है, इसके स्थान पर किसका परिवर्तन हो जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा मनोयोग। क्या हो जाएगा, मनोयोग। उदाहरण मैं और देता हूं जिससे आप समझ पाएं, तपह धन बल।
क्या है? तपह धन बल, तपह धन बल। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, उसके बाद ब आ रहा है। ब क्या है? किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण है जो कि सघोष है, ठीक है। तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? इन दोनों का ओ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपोबल, ठीक है, तपोबल। जैसे एक उदाहरण और देखिए, नहीं, एक उदाहरण है पयः धन द। क्या है? पयः धन द, पयः धन द, ठीक है। या के पहले आ रहा है, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद द आ रहा है, ठीक है। द क्या है? सघोष वर्ण है। किसी भी वर्ण ता वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो द सघोष है, तो आ और अह के स्थान पे ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पयोद, ठीक है। इसे आप वीवीआई करके ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है आपके यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में, और काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। यह जो क्लासेज मैं दे रहा हूँ पूरे के पूरे यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी पुलिस, जहाँ भी हिंदी आता है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर जगह जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पया धन द क्या हो जाएगा? पयोद हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण और देता हूँ, उदाहरण देखिएगा। मनः धन कामना। क्या है? मनः धन कामना, ठीक है। मनः धन कामना क्या हो जाएगा? मनः धन कामना क्या हो जाएगा? मनोकामना। अब बार बार इसे समझाने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती है, ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक छोटा सा नियम और बचा है, इस नियम को भी मैं पढ़ा देता हूं, उसके बाद पूरे विसर्ग संधि समाप्त होती है, ठीक। अगला नियम आपके सामने ये है कि यदि विसर्ग का लोप, इसमें जो है विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। कैसे होता है समझिएगा। यदि विसर्ग के बाद र वर्ण आए, क्या आए? र वर्ण आए। यदि विसर्ग के बाद र वर्ण आए तो विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, और विसर्ग के पहले वाला, विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या होता है? दीर्घ हो जाता है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण है निधन रोग। क्या है? निधन रोग। उदाहरण है निधन रोग। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? र वर्ण आ रहा है, ठीक है। और विसर्ग के पहले कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। विसर्ग के बाद यदि र वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और इस जो नि छोटी ई की मात्रा है यह बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, यह हो जाएगा निरोग, ठीक है। एक उदाहरण और मैं देता हूं, निधन रस। क्या है? निधन रस, निधन रस। अगर विसर्ग के बाद र वर्ण फिर आता है तो ये क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण मैं और देता हूं आपके सामने, जैसे आपके सामने लिखा गया है निधन रव। क्या है? निधन रव। क्या हो जाएगा? नीरव, ठीक है। तो ये नियम है कि जब विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का लोप होता है और उसके बाद जो विसर्ग के पहले वाली जो मात्रा होती है वो ह्रस्व होती है तो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये नियम एक है इसी नियम में। दूसरा नियम लिखिएगा, यदि विसर्ग के पहले आ जाए तथा विसर्ग के बाद आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब खत्म हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण एक ही उदाहरण मैं इसमें बता रहा हूं। एक उदाहरण है अतः धन एव। क्या है? अतः धन एव। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ रहा है, विसर्ग के पहले आया आ, यदि विसर्ग के पहले आया आए और विसर्ग के बाद आया आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात
अतएव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतएव। ठीक है, विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद ए आता है तो अतएव हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? तीसरा भी नियम इसमें लिखा गया है। विसर्ग शब्द है जो कि अपवाद स्वरूप है, उसे भी आप देख लीजिएगा। विसर्ग का स में परिवर्तन, विसर्ग का स में परिवर्तन, इसमें कोई नियम नहीं है। दो ये तीन शब्द है, आप देख लीजिएगा। विसर्ग का इस स में परिवर्तन, स में परिवर्तन कैसे? विसर्ग का स में परिवर्तन। उदाहरण है नमः धनकार। क्या है? नमः धनकार, ये हो जाएगा नमस्कार। ठीक है, विसर्ग का छोटा सा में परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाएगा नमस्कार, नमस्कार। ठीक है, एक उदाहरण है पुरः धनकार। क्या है? पुरः धनकार, क्या हो जाएगा? पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार हो जाएगा। एक कुछ अपवाद स्वरूप वर्ण शब्द है जिसे आप ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण है भाधन करह। क्या है? भाधन करह, भाधन करह, ये हो जाएगा भास्कर, भास्कर। ठीक है, ये तीन शब्द हैं जिसे आप ध्यान रखिएगा। पुरः धनकार पुरस्कार हो जाएगा, नमः धनकार नमस्कार हो जाएगा, भाधन कर भास्कर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पूरे के पूरे विसर्ग मैं यहां पे लिख देता हूं द एंड। ठीक है, विसर्ग संधि का द एंड मैंने यहां पे कर दिया है। मैं अपनी तरीके से पूरी तरीके से संधि का समाप्ति कर चुका हूं। संधि का अब एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाता है और आप वहां पे गलती कर देते हैं तो आप यह मानिएगा कि आपने वीडियोज को बहुत ध्यान से नहीं देखा है, इत्मीनान से नहीं देखा है, यह आपकी गलती होगी। चाहे अब आप इसके बाद यूपी टेट का एग्जाम दे, चाहे सुपर टेट का एग्जाम दे, चाहे सी टेट का एग्जाम दे, जो मटेरियल मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है बेहतर तरीके से समझाने का मेरी तरफ से एक प्रयास किया गया है। हो सकता है इस प्रयास फलीभूत न हुआ हो, लेकिन आप लोगों को अगर समझ में आता है तो मेरा प्रयास कैसा रहा, इस प्रयास को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं। अगर वीडियोज पसंद आते हैं तो केवल आपको एक काम करना है, वीडियोज को लाइक, चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करना है। ठीक है, अपने मित्रों तक पहुंचा देना है। निशांत ज्ञान आपके साथ कुछ बड़ा करेगा और निश्चित रूप से अगर आप पिछले 1 वर्षों से निशांत ज्ञान के साथ जुड़े होंगे तो आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा होगा उस परिवर्तन को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं है कि आप बीएड बीटीसी करें, हमारा उद्देश्य यह केवल नहीं है कि आप किताब लेकर के केवल बैठे रहें। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सफल हों और निश्चित रूप से सफल हों। ठीक है, बीएड बीटीसी करके शादी का सर्टिफिकेट बनाने का मेरा कोई दायित्व तो नहीं है, न ही मेरा कोई उद्देश्य है कि इससे आपकी शादी हो जाए। केवल आप बीएड बीटीसी करें तो आप अपने जीवन में एक शिक्षक के पद पर पहुंचे और अपने आप को सुशोभित कर पाएं। ठीक है, इस वीडियो को प्रेम देने के लिए आपको वीडियोज को लाइक करना है, एक कमेंट आप लिख दीजिएगा जिससे मुझे उत्साह मिले और मैं आपके लिए और बेहतर कर पाऊं। आगे मैं किस विषय पर वीडियो दूं आप इसे भी सजेस्ट कर सकते हैं, हालांकि मैं बेहतर करने का तो प्रयास अपनी तरफ से कर ही रहा हूं। ठीक है, आप अपना सुझाव दे सकते हैं और आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं जो है एक छोटा सा शायरी बोलना चाहूँगा। शेर है, शेर यह है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जो परेशान होते हैं, जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आती है, नहीं होता, वो नहीं होता है, निश्चित रूप से भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक शेर के माध्यम से आप लोग समझिएगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या बेटा वहीं से जल भी निकालेंगे। ठीक है, कोई अगर पड़ोसी आपको कहता है कि आप सफल नहीं होंगे, जो व्यक्ति, जो भी आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, जो भी आपका हित चाहने वाला हो, अगर वो कहता है कि बेटा तुमसे ये नहीं होगा, अगर वो कहता है कि तुमसे ये नहीं होगा और हम उसी चीज को कर रहे हैं तो वही जीवन का आनंद है, उसे ही करके दिखाना है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।